सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। चीन का बढ़ता दुस्साहस। दूसरे देशों के इलाकों पर चीन ऐसे मौके पर दावे करता है जब स्थिति शांतिपूर्ण होती है और निशाने पर खड़ा देश उसे मात्र चीनी लज्जाफी की तरह देखता है। भारत के प्रति चीन की आक्रामकता थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों चीन सरकार ने दो ऐसी हरकतें की हैं जिनसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। चीन की पहली करतूत यह थी कि 3 अप्रैल को उसने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम चीनी भाषा में जारी किए। इस घोषणा का सीधा अर्थ इन भारतीय क्षेत्रों को चीनी क्षेत्र घोषित करना और उन पर अपना दावा करना है। इसके अगले ही दिन चीनी विदेश मंत्रालय ने चीन में तैनात भारत के 2 पत्रकारों को संदेश भेजा कि उनका चीनी वीजा रोक दिया गया है और वे चीन नहीं लौट सकते। ये पत्रकार इन दिनों छुट्टियों पर भारत में हैं। ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि भारत और चीन के बीच तनाव अभी जारी रहने वाला है। इसकी पुष्टि गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्ति से होती है। हालांकि दोनों देशों के बीच विवाद 1951 से ही चला आ रहा है, जब चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया था। ये तिब्बत जो सदियों से भारत और चीन के बीच एक शांति क्षेत्र जैसा काम करता आ रहा था, तिब्बत पर चीन का कब्जा होते ही इतिहास में पहली बार चीनी सेनाएं भारत की सीमा पर आ खड़ी हुई थी और रातों रात भारत तिब्बत सीमा भारत चीन सीमा में बदल गई थी। पंडित नेहरू के नेतृत्व वाले भारत ने उस दौर में चीन के प्रति खूब सदास्यता दिखाई, लेकिन चीन भारत के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाए रहा। कई लोग 1962 में भारत पर सैनिक हमले को इस तनाव की शुरुआत मानते हैं, लेकिन उससे कई साल पहले ही चीन ने भारत के अक्साई चीन पर चुपचाप कब्जा कर लिया था, जिसका क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर है। 1962 के बाद भी सीमा पर शांति के लिए सेना विहीन शांति क्षेत्र बनाए रखने की आड़ में चीन भारत की भूमि को चूहे की तरह धीरे धीरे कुतर कर हड़पता रहा। चीन के मंसूबे लगाम लगाने के लिए मई 2020 में जब से भारत ने लद्दाख के गलवान में कठोर जवाबी सैन्य कार्रवाई की, तब से इस सीमा पर भारी सैन्य तनाव बना हुआ है। जहां तक अरुणाचल में नाम परिवर्तन की बात है, तो यह न तो चीन का ऐसा कोई पहला पैतरा है और न ही आखिरी। इससे पहले 2017 में भी चीन अरुणाचल के 6 स्थानों और 2021 में 15 स्थानों के चीनी नाम घोषित कर चुका है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने 3 अप्रैल को लिखा कि चीनी सरकार ने यह कदम चीन के सार्वभौमिक अधिकारों के अंतर्गत चीनी क्षेत्रों के मानक नाम रखने के लिए उठाया। चीन ने इन इलाकों के भौगोलिक कोऑर्डिनेट भी जारी किए, जो प्रत्येक स्थान को अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक स्थिति दर्शाते हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने 6 अप्रैल को चीनी दावे की हवा निकालते हुए कहा कि धरातल पर सच्चाई यही है कि ये क्षेत्र भारत के अधिकार में है। अमेरिका ने भी भारत के रुख का समर्थन किया। जो भी हो, चीन सरकार का यह कदम इस मायने में खतरनाक हो जाता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ समय पहले एक नया कानून बनाया, जिसके अनुरूप ऐसे हर स्थान पर चीन की सार्वभौमिक और नियंत्रण स्थापित करना सरकार और चीनी सेना के लिए अनिवार्य है, जिन्हें चीन अपना क्षेत्र मानता है। यानी भारत के इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए चीनी सेना को कार्रवाई करने का स्थायी अधिकार और निर्देश दोनों है। चीन का आक्रामक रवैया केवल भारत के प्रति नहीं, बल्कि अपने सभी पड़ोसी देशों के प्रति है। उसने ऐसे ही दावे जापान और रूस के कई क्षेत्रों पर करते हुए उनके भी चीनी नाम रखे हैं। इस साल 26 फरवरी को चीन ने रूस के 8 स्थानों के चीनी नामों की घोषणा की और उन पर अपना दावा जताया। उनमें रूस के मशहूर शहर व्लादिवोस्तोक और खाराबवोस्त भी शामिल है। ये कदम ऐसे मौके पर उठाया गया जब पूरी दुनिया देख रही है कि यूक्रेन के सवाल पर चीनी राष्ट्रपति लगातार रूस को सह देते आ रहे हैं। चीन की इस नीति को अगर अपने पड़ोसियों के साथ उसके अब तक के व्यवहार के संदर्भ में देखा जाए, तो दूसरे देशों के इलाकों पर भी चीन ऐसे मौके पर दावे करता आ रहा। जब स्थिति शांतिपूर्ण होती है और निशाने पर खड़ा देश उसे मात्र चीनी लफाजी
की तरह देखता है। चीन अपने निशाने वाले देश के कमजोर और नाजुक हालात में पहुंचने की प्रतीक्षा करता है और तब किसी संधि या सीधी सैन्य कार्रवाई के रास्ते उसके इलाकों पर अपना अधिकार जमा लेता है। भारत के पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाने का समाचार भले ही आम लोगों को धमाके जैसा लगे, लेकिन इससे जुड़ी घटनाओं और तथ्यों के विश्लेषण से पता चलेगा कि चीन की यह कार्रवाई भारत सरकार के उन कदमों के जवाब में है जो नई दिल्ली ने दशकों से भारत और चीनी पत्रकारों की भारी संख्या में मौजूदगी, भारत में उन्हें घूमने फिरने की खुली छूट और उसके कारण पैदा होने वाले खतरों तथा भारत के बारे में मनमाना दुष्प्रचार करने की परंपरा के खिलाफ उठाए हैं। कुछ वर्ष पहले तक यह हाल था कि पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB द्वारा मान्यता दिए गए विदेशी पत्रकारों की सूची में चीनी पत्रकारों की भरमार रहती थी। वहीं चीन में भारत के केवल 4 पत्रकारों को काम करने की छूट है। भारत में काम कर रहे चीनी पत्रकारों में से कितने सचमुच में पत्रकार हैं और कितने जासूस, इसकी खबर रखना PRB के लिए आसान नहीं। कश्मीर जैसे नाजुक इलाकों में भी चीनी सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के लिए एक कश्मीरी पत्रकार को राज्य सरकार से मान्यता और काम करने की छूट दी हुई है। चीन में तैनात भारतीय पत्रकारों पर हमेशा चीनी जासूसी की नज़र रखते हैं और उन्हें तिब्बत, शिनजियांग और दक्षिणी मंगोलिया जैसे उन क्षेत्रों की यात्रा करने की अनुमति नहीं है जिन पर चीन ने कब्जा जमाया हुआ है। हैरानी नहीं कि अगर चीन 2 अन्य भारतीय पत्रकारों को भी वापस भेज दे। इसलिए ऐसे तनाव और दुर्भावना भरे माहौल में भारत सरकार के लिए एक ही रास्ता बचता है कि वे चीनी वालों के प्रति लगातार सावधान रहे और अपनी कूटनीति को मजबूती प्रदान करे और ईंट का जवाब पत्थर से दे, चाहे वह कोई भी मिशन अथवा कोई भी रास्ता हो। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी का ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव सारिया।